हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम यूकेरियोटिक सेल को कंटिन्यू कर रहे होंगे। उससे पहले हम करेंगे रिवाइज जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो हमने सैटरडे को लेक्चर लिया था, उसमें क्या पढ़ा था। आई होप संडे को अच्छे से सारा चैप्टर रिवाइज किया होगा और डीपीपी अच्छे से लगा ली होगी सभी, और पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए होंगे। तो अभी हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था कि कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो एक ऐसे कोऑर्डिनेटेड सेंस में काम कर रही हैं, क्योंकि उनका काम लिंक्ड है, ठीक है, इसीलिए हमने उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला। ठीक है, अब उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये ऑर्गेनेलीज थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेलीज का पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा है। अगर हमने कोऑर्डिनेशन में देखा यहाँ पर कि कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ने की प्रोटीन सिंथेसिस। अब उस प्रोटीन को मॉडिफाई और पैक किसने किया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि लाइजोसोम्स का क्या काम है, यहाँ पर वैक्यूल्स क्या कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो चलो बात करते हैं उसकी आज के लेक्चर में। सो लेक्चर नंबर 5 है यूकेरियोटिक सेल का। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी जो ऑर्गेनेली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, नेक्स्ट दैट इज योर लाइजोसोम। सो लाइजोसोम, लाइसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लाइसिस? अगर मैं लाइसिस की बात करूं, यहाँ पे लाइसो को लाइसिस बोला गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लाइसो बोला गया है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाँ जी, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन। अब लाइसोसोम को ऐसा क्यों बोला गया है, इस ऑर्गेनेली को लाइसोसोम क्यों बोला गया, क्यों इसके अंदर लाइसिस हो रही है, क्या लाइसिस हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वेसिकल सब जानते हैं हम क्या होता है। वेसिकल इज लाइक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, नॉर्मल लिपिड बायलेयर लगा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेटस। बेसिकली वेसिकल्स कैसे बन रहे हैं? गोल्जी अपैरेटस से पैकिंग में बन रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है तो भी वैसे बन रहा है। बट इस लाइसोसोम में ऐसा क्या स्पेशल है जिसको हमने लाइसोसोम बोला गया? कुछ ब्रेक डाउन कर रहा होगा, कुछ इसके अंदर ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होगा जो कुछ ना कुछ चीज़ों को ब्रेक कर रहा होगा, इसीलिए हमने इसको लाइसोसोम बोला। क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रेक डाउन करती हैं। ठीक है, मान लो कोई सब्सटेंस आया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है या उसकी लाइसिस करनी है, उसको बोला गया है लाइसोसोम। कहाँ होगी? लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स है, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करनी है, सेल के अंदर डाइजेशन करनी है। कौन करवा रहा है? लाइसोसोम करवा रहा है। तो एंजाइम्स बोला गया है हाइड्रोलेसिस। अब हाइड्रोलेसिस क्या होते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, लेसिस मतलब लाइस करना। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो एंजाइम्स काम कर रही हैं, मतलब एक एंजाइम है, उसको कोई कंडीशन चाहिए वर्क करने के लिए, तो उसकी ये कंडीशन क्या है? हाइड्रोलिसिस है तो उसकी क्या कंडीशन है? हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है कि उसको पानी चाहिए। अगर पानी होगा, पानी की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन कर देगी, जो भी हमने सब्सटेंस डाला पानी की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन कर देगी, तो उसको बोला हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एंजाइम्स आर हाइड्रोलिसिस। नीड वाटर फॉर बॉन्ड ब्रेकडाउन। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से बनी है तो बॉन्ड्स होंगी, बॉन्ड्स तोड़ेंगे तभी वो चीज़ टूटेगी, तभी वो अपने छोटे सिंपलर यूनिट्स में आएगी। तो हमें पानी चाहिए ब्रेक डाउन के लिए, तो एक ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है, ऐसी कैटेगरी के एंजाइम्स को हाइड्रोलिसिस बोला गया है। टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट, कैसी कैसी एंजाइम्स हो सकती हैं? जैसे कि जो भी हमारे अंदर बायोपॉलीमर्स प्रेजेंट हैं, उनको तोड़ने के लिए अगर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहले प्रोटीन की बात करें, प्रोटीएज। प्रोट मतलब प्रोटीन, एज अगर किसी के लास्ट में एज लगा दिया है, मतलब लाइसिस की बात हो रही है। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होता है। हाँ जी, ठीक है, तो प्रोटीएज मतलब प्रोटीन, एज मतलब उसका ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो एंजाइम कर रही है उसको बोला गया है प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो एंजाइम कर रही है उसको बोला गया है कार्बोहाइड्रेज। लिपिड का ब्रेकडाउन जो कर रही है उसको बोला गया है लाइपेज। हाँ जी, तो लिपिड का ब्रेकडाउन करने वाली एंजाइम को बोला गया है लाइपेज। जैसे कि प्रोट का मतलब यहाँ प्रोटीन है, एज का मतलब लाइसिस है, और लाइसिस होता है ब्रेकडाउन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पीएच ऑफ एंजाइम्स एसिडिक होती है, मतलब एसिडिक अगर हम कंडीशन बना देंगे हमारे सेल में तो ये एंजाइम्स काम कर रही होंगी। सिंपल सी बात है। एसिडिक कंडीशन क्या है? मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना। ठीक है जी। लाइसोसोम्स इज सुसाइडल बैग्स बिकॉज हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट इनसाइड इट। सुसाइडल बैग्स का क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है, इसके पास ऐसी एंजाइम्स हैं जो इन चीज़ों को तोड़ देंगी।
सेल किससे बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन्स अंदर हैं उसके, न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। ये तो हमने एग्जांपल लिखे हैं, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज, न्यूक्लियस भी हो सकता है। तो बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन कर रही होती हैं। ओके, तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग इसलिए बोला गया क्योंकि इनके अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो सेल की कॉम्पोजिशन है, जिससे सेल बना है, उनको भी तोड़ देंगी। मतलब अगर लिपिड को ब्रेक डाउन कर दी तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही टूट जाएगी। तो सुसाइडल बैग्स मतलब मतलब आत्महत्या करवा देगी सेल की। अगर ये मतलब मान लो लाइसोसोम बर्स्ट हो गया, ठीक है, सारी एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगी। साइटोप्लाज्म में बिखरने के बाद अब जो भी उनका काम है वो करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। प्रोटीएज है तो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगी। और हमारा सेल बना किन से है? इन चीजों से ही बना है। तो हमारा सेल इवेंचुअली सेल डेथ हो जाएगी। डन। लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक एज इट अकर्स इन मेनी फॉर्म्स, जो हम अगली स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है। कहते हैं बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक बोला गया। पॉलीमॉर्फिक बोले तो पॉली का मतलब होता है मेनी। आगे हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बाहरी चीजें देखेंगे, मतलब उनका बाहर से स्ट्रक्चर कैसा होता है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी होती है अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एनाटॉमी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो मॉर्फिक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की गई है। मतलब मेनी फॉर्म्स, बाहर के लाइसोसोम बहुत सारी, मतलब किसी की शेप है। क्या शेप एक इंटरनल स्ट्रक्चर है? नहीं है। शेप एक इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है तो मॉर्फोलॉजी का पार्ट होगा ना शेप के बारे में पढ़ना। उसी तरीके से अगर लाइसोसोम्स बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉलीमॉर्फिक है, मतलब एक मॉर्फोलॉजी वाला कैरेक्टर है वो। डन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पता करते हैं इसका पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसको समझते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से समझेंगे इस स्लाइड को। ओके, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग से बन रहा है सब कुछ। एक वेसिकल ही तो हुआ लाइसोसोम, बस डिफरेंस इज इस वेसिकल के अंदर एक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं सेल में उनको डाइजेस्ट करने की क्षमता रखती हैं। डिफरेंस इतना ही है सिर्फ, ठीक है। बाकी एक वेसिकल ही है, दैट्स इट। तो गोल्जी बॉडी ने एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने बोला प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी क्या हुआ कि अभी यंग मतलब प्राइमरी है, हमने जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। तो अगर ये एक यंग प्लांट है उसके अंदर प्रेजेंट थी, सबसे पहला फेज क्या है लाइफ का? प्राइमरी फेज है। प्राइमरी स्कूल होता है, उसी तरीके से प्राइमरी लाइसोसोम बना, पहला लाइसोसोम जो जस्ट गोल्जी बॉडी से ऐसे निकला और वो प्राइमरी लाइसोसोम बन गया। पैकेजिंग हो रही थी तो पैकेजिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बन गया लाइसोसोम का, जिसको हमने बोला प्राइमरी लाइसोसोम। हाँ जी, ठीक है। अब लाइसोसोम के अंदर तो एंजाइम्स प्रेजेंट है ना जो कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अगर मुझे डाइजेशन करवाना है तो मैं एक कॉम्प्लेक्स फूड लाई हूँ बाहर से, कॉम्प्लेक्स फूड लाई हूँ, उसको सिंपलर में तोड़ना होगा, यही होता है डाइजेशन में, ठीक है। अब मेरे को लाइसोसोम की हेल्प लगेगी क्योंकि उसके अंदर वैसे एंजाइम्स प्रेजेंट है। मान लो कार्बोहाइड्रेट आया है तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर प्रेजेंट है? लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे लाइसोसोम की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम को हम फूड वैक्यूल के साथ जोड़ देंगे। अब ये क्या बला है वैक्यूल? फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल इज एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ये भी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ही है, ये भी यही बना है गोल्जी बॉडी से। सिंपल सी बात है, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पैकेजिंग में बन रहे हैं, बट उनके फंक्शंस अलग अलग हो रहे हैं। जैसे कि अगर लाइसोसोम की बात करें तो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हाइड्रोलाइसिस में काम कर रहा है। अगर वैक्यूल की बात करें तो वो कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है, तो स्टोर कर रहा है तो इसी का मतलब उसको हमने वैक्यूल बोल दिया है। हाँ जी, कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है और यहाँ पर वो फूड स्टोर कर रहा है तो उसको हमने फूड वैक्यूल बोल दिया। प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूल के अंदर क्या है? खाना है। लाइसोसोम के अंदर उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद जिस स्ट्रक्चर में डाइजेशन होगी, इन दोनों को फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना दिया। फूड वैक्यूल प्लस लाइसोसोम को फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोला गया सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन, ये स्ट्रक्चर सिर्फ ये था कि फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा उसको बोला गया सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे कि सेकेंडरी सेल वॉल थी, जब सेल की ग्रोथ रुक गई थी तब वो बनी थी सेकेंडरी सेल वॉल। उसी तरीके से फूड वैक्यूल अब जब दोनों फ्यूज कर गए तब बन गया एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। ये पॉइंट कोई रिलेटेड नहीं था सेल वॉल और इसके, बट हाँ याद आ जाए याद करने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन में क्या सब कुछ थोड़ी डाइजेस्ट हो जाएगा,
कुछ एक अनवांटेड पार्टिकल्स भी बचेंगे जो हमारे सेल को नहीं चाहिए, या कुछ रेजिडुअल्स भी बचेंगे। रेजिडुअल मतलब बचा कुचा सामान भी बचेगा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है। उसके लिए भी हमने एक चीज बनाई जिसको बोला गया रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी इज लाइक एक बॉडी है जो कंटेन कर रही है रेजिडुअल्स, मतलब जो डाइजेशन में बच गया है सामान उसको कंटेन कर रही है रेजिडुअल बॉडी। हाँ जी, ठीक है। अब एक है ऑटोफेजिक लाइसोसोम, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनली है, एक इंसान है, कब तक जी लेगा वो? अमर तो है नहीं, मरेगा कहीं कभी ना कभी। उसी तरीके से जैसे कि अब जब वो मरेगा तो अब उसका क्या होता है आगे जाके, जो भी मतलब जलाते हैं या जो भी करते हैं जो बॉडी को, डेड बॉडी को, उसी तरीके से ऑर्गेनलीज का भी यही सिस्टम है। ऑर्गेनलीज ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ एक सेल में थी और आराम से जिंदा बैठे रहेंगी सब जब तक नहीं मरना है सेल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनलीज का भी एक टाइम आएगा, ठीक है। तो मान लो एक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, अब काम की नहीं है, अब इसकी डेथ वाला स्टेज आ गया है, ऐसी स्टेज पे आ गई कि बस अब तो डेथ होगी इसकी। ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, अब उसको किसके साथ फ्यूज करवाएंगे हम? लाइसोसोम के पास, क्योंकि लाइसोसोम के पास वो सारी एंजाइम्स प्रेजेंट है जो इसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेंगी, जो इसको इसके टुकड़े टुकड़े करने में हेल्प करेंगे, जो भी इसके अंदर सामान है। सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है लिपिड से बनी हुई है, तो लाइपेज प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन वगैरह होगा इन सब से बनी होंगी, तो वो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको डाइजेस्ट करने वाली प्रेजेंट है वहां पर। तो ऑब्वियसली हमें लाइसोसोम के साथ ही फ्यूज करवाना पड़ेगा इसको। तो प्राइमरी लाइसोसोम को के साथ हमने फ्यूज करवाया तो हम ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर बना ऑटोफेजिक लाइसोसोम। फेजी मतलब हम फेगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, सेल खा रहा है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस। तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम ऐसा लाइसोसोम जो कि ये ऑर्गेनली है इसको खा गया, या जो भी सेल, ये एक ऐसी ऑर्गेनली बन गई जो खा गई इसको। ऑटोफेजिक खुद की ही ऑर्गेनली को खा गई। ऑटोफेजिक लाइसोसोम मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, फेजिक मतलब सेल ईटिंग, तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम। हाँ जी, ठीक है। तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम बन गया, इसीलिए बोला गया कि लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक बिकॉज इट एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। डन। तो क्या था, गोल्जी बॉडी ने प्राइमरी लाइसोसोम बनाया। लाइसोसोम प्राइमरी जब गोल्जी बॉडी से जस्ट बना तो प्राइमरी लाइसोसोम बना। अब हमें क्या करवाना है, फूड का डाइजेशन करवाना है। तो फूड के डाइजेशन करवाने वाली ऑर्गेनलीज कहाँ प्रेजेंट है? लाइसोसोम में प्रेजेंट है। तो फूड अभी अंदर आया, एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर आया फूड हमारा। हाँ जी, फूड ने क्या, सेल ने अंदर लिया फूड को, दैट इज योर फूड एंडोसाइटोसिस। कोई और सामान होगा तो उसको उसका नाम लिख के एंडोसाइटोसिस लगा देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बोले तो सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस मतलब हमारा सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो फूड वैक्यूल के साथ प्राइमरी लाइसोसोम आया, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बना जिसमें डाइजेशन हो रहा है। हाँ जी, फिर रेजिडुअल बॉडी बनी। रेजिडुअल बॉडी क्या होती है? रेजिडुअल बॉडी हुई कि जिसके अंदर बचा कुचा सामान, रेजिडुअल्स जो थे वो रख दिए, हाँ जी, स्टोर करके। ऑटोफेजिक लाइसोसोम बन गया, कैसे? ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया था वो, अब ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी डेथ नज़दीक है, तो हम किसके साथ, किसकी मदद से उसकी डेथ करवा रहे हैं? प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवा के। अब सारी जो ये फ्यूज हो गया है तो सारी जो इनका कंटेंट होगा वो मिक्स हो जाएगा। अब जो भी इन दोनों के अंदर कंटेंट था, मतलब इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स थी, इसके अंदर वो पार्टिकल्स है जो डाइजेस्ट होने के लिए तैयार है। दोनों ने किया फ्यूजन और ऑटोफेजिक लाइसोसोम बन गया। हाँ जी, तो ये था हमारा लाइसोसोम की अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है जी। अब अगर हम चले नेक्स्ट स्लाइड पर, वैक्यूल, ये था लाइसोसोम, ठीक है, यही था लाइसोसोम, सुसाइडल वैक्स बोला जाता है। और किसकी पैकेजिंग में बनते हैं? गोल्जी अपैरेटस की पैकेजिंग में बनते हैं। हाँ जी, वैक्यूल की बात करें, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर तो मैंने कहा था याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब इसके कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं। वैक्यूल भी क्या है? एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ही है। कहाँ से बना? गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग से बना। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स बन रहे हैं, पर वो वेसिकल्स का अलग अलग काम हो रहा है। जैसे कि लाइसोसोम का काम था तो उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होने के कारण वो हाइड्रोलाइसिस करने लग गया है चीज़ों की। वैक्यूल क्या है? इसका काम है
सेल की ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है, या स्टोरेज करना, एक्सक्रीशन करना, शेप मेंटेन करके रखना प्लांट सेल की। प्लांट सेल में प्रेजेंट है और भी अभी हम पढ़ेंगे किस किस में प्रेजेंट होता है। अभी प्लांट सेल में बात कर रहे हैं क्योंकि एनिमल सेल में नहीं है ये प्रेजेंट। ओके, तो स्पेसिफिक रोल्स क्या है इनके? स्टोरेज, एक्सक्रीशन, शेप मेंटेनेंस। मान लो कोई सब्सटेंस आया, अभी मुझे इस सब्सटेंस की ज़रूरत है सेल में, तो मैं क्या करूँगी? वैक्यूल में रख दूँगी। अब उस सब्सटेंस का हमने कुछ किया, ठीक है, उसके बाद उससे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बना कुछ। अब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में वैक्यूल बनाऊंगी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने उस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस लिया, अब उसको मैंने वैक्यूल में स्टोर करके रख दिया, फिर उसके बाद हम बाहर करेंगे उसको। डन। और ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम कर रहा है, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं क्या होता है। टाइप ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स सैप वैक्यूल हो सकता है, फूड वैक्यूल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया में, ठीक है जी, गैस वैक्यूल्स पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया में। ओके, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है क्या था गैस वैक्यूल। हाँ जी, किसमें प्रेजेंट है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और अच्छे से रिवाइज करना है किसमें प्रेजेंट है। डन, ये होमवर्क है आज का। ओके, सैप वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वाटर प्लस मिनरल्स। सैप क्या है? सैप इज वाटर प्लस मिनरल्स। डन, कुछ वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, उन दोनों को मिलाकर बोला गया है सैप। फिर है टोनोप्लास्ट। एनसीईआरटी लिखती है टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ सॉरी, टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। बट स्पेसिफिकली बात करें तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है सैप वैक्यूल की। सैप वैक्यूल की क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्लांट सेल में ना एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, जो कि अब इतनी ज़्यादा जगह घेर लेता है, ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है, ऑक्यूपाइज ये, जैसे कि प्लांट सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल प्रेजेंट है इतना बड़ा, और बाकी सारी ऑर्गेनेल्स को साइड पे रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द सेल। अगर वैक्यूल ने रख लिया है तो बाकी सारी ऑर्गेनेल्स को साइड साइड पे रखना पड़ेगा। एक मोटा इंसान है, अगर वो एक जगह खड़ा हो गया, अब दूसरे जो लोग हैं उनको साइड साइड पे रहना पड़ेगा। उसी तरीके से वैक्यूल वो मोटा इंसान है जो इधर खड़ा हो गया और साइड पे ऑर्गेनेल्स को कर दिया। डन। तो टोनोप्लास्ट स्पेसिफिकली बोला गया है मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल है, क्योंकि जो हमारा प्लांट सेल का लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो सैप वैक्यूल ही है। इसीलिए एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया कि हाँ, मेम्ब्रेन ऑफ जो प्लांट वैक्यूल है वो मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट बोला जाता है, क्योंकि सैप वैक्यूल ही है वो। इतना ज़्यादा डेफिनेशन में कहा नहीं कि सैप वैक्यूल की होती है, ठीक है। तो ये था सैप वैक्यूल। हाँ जी, इट ट्रांसपोर्ट सम मिनरल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू मेक वैक्यूल हाइपरटोनिक इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हम दूसरी स्लाइड समझेंगे। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये तो चलो डेफिनेशंस हैं, हम ऐसे नॉर्मल समझते हैं। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक के बारे में। अब ये क्या भला है भाई? सिंपल सी बात है, हाइपर मतलब ज़्यादा, आइसो मतलब सेम लेवल, हाइपोटोनिक मतलब हाइपो मतलब कम लेवल। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ टॉनिक वर्ड एक सॉल्यूशन के लिए यूज़ हुआ है, हाँ जी, और हाइपर वर्ड कॉन्सेंट्रेशन, आइसो वर्ड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक सॉल्यूशन में इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी सॉल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग हम ऑस्मोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, एक डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस की, कि वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है जी। बट अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, उसको भी ऑस्मोसिस कहा जाता है। कैसे ऑस्मोसिस कहा जाता है समझते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक किशमिश ली, रेजिन की बात कर रहे हैं, किशमिश ली, अब किशमिश के अंदर वाटर भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। उस सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज लाइक, मैंने पानी लिया, पानी तो हो गया, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पानी वाला पार्ट जिसको बोला जाता है सॉल्वेंट, मतलब मैंने पानी लिया उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। एक लिक्विड पार्ट हो जाए जिसको सॉल्वेंट बोला जाता है, उसके अंदर जो मिक्स किया, मैंने नमक मिक्स कर दिया, सॉल्यूट हो गया वो, ठीक है, जो कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है सॉल्यूट हो गया, नमक, ठीक है, उसको बोला गया है सॉल्यूट। हाँ जी, तो अगर एक सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों से मिलकर एक सॉल्यूशन बन रहा है। अब किशमिश को मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा
जिसके अंदर बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, जिसके अंदर बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, जो पानी था उसके अंदर नमक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर पानी कम होगा। अगर पानी कम है और सॉल्यूट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, अब क्या होगा, और जो किशमिश है हमारी, किशमिश के अंदर पानी है प्रेजेंट, ठीक है जी। अब क्या होगा, पानी कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहरी एनवायरनमेंट में जहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो किशमिश से पानी निकल कर बाहर जाएगा। क्यों, फिनोमिना है भाई ऑस्मोसिस का, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का जाना, ठीक है। और किशमिश क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, किशमिश सिकुड़ जाएगी। इसी को बोला गया है हाइपरटोनिक। जब मैं सेल को, अब यहाँ किशमिश को बदल दो सेल से, जब मैं सेल को एक ऐसी जगह रख दूंगी, ऐसी कंडीशन में रख दूंगी जहां उसके अंदर के सॉल्यूट्स, ऑब्वियसली यार सेल के अंदर सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, जहां उसके अंदर के सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी बाहर के सॉल्यूट से, ठीक है जी। बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब पानी कम है, वेयर इज अंदर सेल के सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और पानी ज़्यादा है, इसीलिए पानी कहाँ से मूव कर रहा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी मदद से हमारा सेल श्रिंक कर जाएगा। ओके, ठीक है जी। आइसोटोनिक की बात करें, सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, दोनों में बराबर की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है जी, दोनों में बराबर की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। हाइपोटोनिक की बात करें, जो बाहर वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, कम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, जो बाहर वाले सॉल्यूट मतलब अंदर चला जाएगा किशमिश के अंदर पानी, ठीक है, क्योंकि बाहर अगर सॉल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा होगा, बाहर वाले सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, किशमिश के अंदर, मतलब किशमिश स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी किशमिश, उसी तरीके से हमारा सेल होगा, ठीक है। अब उस लाइन पे वापस आ जाते हैं, क्या कह रही थी लाइन, इट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू मेक वैक्यूल हाइपरटोनिक इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्म। बेसिकली जो टोनोप्लास्ट होती है ना हमारी, टोनोप्लास्ट पे पंप्स प्रेजेंट होते हैं, टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है हमारी उस पे पंप्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी, उस पे पंप्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पंप्स क्या करेंगे, हमारे जो साइटोप्लाज्म से जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वैक्यूल की ज़्यादा बनाएंगे, अंदर अच्छे से सॉल्यूट भेजते रहेंगे, आयंस भेजते रहेंगे, जिससे क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज़्यादा हो जाएगी और वैक्यूल बन जाएगा क्या, हाइपरटोनिक, हाँ जी, हाइपरटोनिक बन जाएगा। मतलब वैक्यूल के अंदर अगर ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन में हो गया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होगी, सॉल्यूट के बेसिस पर बोल रहे हैं ना, तो वो एक हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई है, मतलब हाइपरटोनिक हो गया हमारा वैक्यूल और इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कम कंसंट्रेशन हो गई सॉल्यूट, हाँ जी। सो वाटर एंटर्स इनटू वैक्यूल एंड वैक्यूल स्वेल्स अप, क्योंकि पानी कम है, अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया वैक्यूल में तो पानी कम हुआ तो वाटर अंदर जाएगा वैक्यूल के और वैक्यूल स्वेल हो जाएगा, हाइपोटोनिक वाली कंडीशन समझी सेल की। उसी तरीके से वैक्यूल क्या हुआ, हाइपोटोनिक कंडीशन में हुआ और वाटर अंदर गया और वो वैक्यूल फूल गया, ठीक है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सब कुछ संभालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ऐसी कंडीशन बन रही है तो वैक्यूल इतना सारा सामान नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। फूड वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जो फूड की स्टोरेज कर रहा होगा उसको बोला गया है फूड वैक्यूल। शो एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इंजेक्शन ऑफ फूड, अंदर लेना खाने को, एक्सोसाइटोसिस बाहर भेजना खाने को, टेम्पररी ऑर्गेनली, टेम्पररी ऑब्वियसली जब फूड आएगा तब भी बनाएंगे वैक्यूल, ऐसा तो है नहीं खाली पड़ा है चलो भाई फूड वैक्यूल से भर देते हैं साइटोप्लाज्म को, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब किस तरीके से बनता है थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है जी। अब ये आया हमारा खाना अंदर, जो खाना था इसको एंडोसाइटोसिस के मदद, एंडोसाइटोसिस इज लाइक हम इस तरीके से फोल्डिंग्स बनाएंगे और फिर खाने को अंदर लेंगे, फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इस तरीके से उसको बंद कर देंगे और ये भी हट जाएगी, ठीक है। अंदर लिया खाने को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई बंद। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको क्या बोला गया, इस स्ट्रक्चर को बोला गया फैगोसोम। व्हाट इज फैगोसोम, बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें फैगोसोम क्या हुआ कि खाना है उसके बाहर हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, जो उसको खाने को अंदर लेके जा रही है, ऑब्वियसली स्टोर करना पड़ेगा हमें। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल का ईटिंग करना, मतलब सेल खाना खाना। उसी तरीके से अगर ये खाना खाएंगे हम तो ये हमने खाया खाना, सिंपल सी बात है, तो उसकी मेम्ब्रेन को क्या क्या बोला गया नॉर्मली, फैगोसोम। अगर सेल पानी पीता, वाटर अंदर ले रहा होता, पिनोसाइटोसिस बोलते, पिनोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसोम बोल देते फिर उसको, दैट्स इट, पिनोसोम बन जाती अगर पानी होता, बट यहाँ फूड की बात कर रहे हैं तो फैगोसोम हुआ। अब जो ये है फैगोसोम हमारा बना,
ये फ्यूज हो गया किसके साथ, लाइसोसोम के साथ। हाँ जी, लाइसोसोम के साथ फ्यूज। अब क्यों हुआ भाई, खाना आया है, डाइजेशन नहीं करवाओगे तो कहाँ से एनर्जी पाओगे। खाना आएगा तो उसकी डाइजेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में, मान लो मैंने रोटी खाई, उसी फॉर्म में थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी। हमारी बॉडी में अलग अलग फॉर्म्स होंगी, सिंपलर फॉर्म्स होंगी, उसमें एब्जॉर्ब होंगी जो भी रोटी के अंदर होगा। ठीक है जी, और एनर्जी बनाएंगे फिर उनसे हम। ठीक है, तो अब उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा बॉडी में कि प्रोटीन है चलो भाई आ जाओ एब्जॉर्ब कर देता हूँ, नहीं, हम तोड़ के उसको अमीनो एसिड्स में बनाएंगे, फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है जी, तो इसीलिए हमें डाइजेशन करनी पड़ेगी। अब डाइजेशन के एंजाइम्स किसके पास प्रेजेंट है, लाइसोसोम के पास। दोनों फ्यूज होकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल। ये बना है फूड वैक्यूल। ठीक है जी, फूड वैक्यूल बन गया, ये हो गया फूड वैक्यूल फॉर्मेशन। फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन मतलब हमने पूरे सेल को दे दिया कि ये लो खाना, ये सिंपलर फॉर्म है, ये लो एब्जॉर्ब कर लो, अपने अंदर एनर्जी ले लो, जैसे कि एनर्जी। ठीक है, खाना एब्जॉर्ब हुआ, अब एनर्जी आ गई सेल के अंदर। अब जो बाहर था सामान, एक्सोसाइटोसिस, बाहर भी तो भेजना है, छी गंद थोड़ी रखेंगे अंदर। ठीक है, तो इजेशन भी कर दिया। इजेशन को क्या बोला गया, हाँ, बाहर भेजना गंद को, जो भी था एक्सक्रीटरी वेस्ट था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इंजेशन हुआ सबसे पहले, फ्यूज विद लाइसोसोम, फैगोसोम बन गया। ठीक है, जो ऐसे याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो गई, डाइजेशन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर इजेशन हुआ। ठीक है, तो ये था फूड वैक्यूल का काम। ओके, देन हमने हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक के बारे में पढ़ा। फिर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आ आएगा यहाँ पे। ठीक है, लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इतना क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा और पैरामीशियम, ऐसे ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट हो सकता है। क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या, ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक पढ़ा ना। जो आइसोटोनिक वाली कंडीशन है वो मेंटेन करनी चाहिए सेल में। क्यों भाई, बार बार यही होता रहेगा, हाइपरटोनिक एक बड़ा, एक इसमें एक ज़्यादा आगे कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक रखना है, ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस का रेगुलेशन करना। ठीक है जी, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। बेसिकली क्या होगा, मान लो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है सेल में, बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गया सेल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, अमीबा में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल, अब ये जो अमीबा है इसके अंदर बहुत सारा पानी भर गया है, बहुत सारा पानी, अब ये बड़ी होती जा रही है। ठीक है, और एक ऐसी कंडीशन भी आ गई, मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट सकती है कभी भी। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना, इसने पानी भरा अपने अंदर, कॉन्ट्रैक्ट किया, पानी भरा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके खुद को चौड़ा किया, फिर अपने अंदर पानी भरा, पानी भर के बाहर फेंक दिया। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया, पानी भरा, बाहर फेंक दिया। ये कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो सेल में ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, उसको भरा अंदर, बाहर फेंक दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपेल कर दिया। दैट इज द वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इतना सा था हमारा वैक्यूल, जिसमें हमने फूड वैक्यूल पढ़ा, सैप वैक्यूल पढ़ा, गैस वैक्यूल हम पढ़ चुके हैं। अच्छे से रिवाइज करना, और ये होमवर्क है कि उसके कौन से एग्जाम्पल्स थे। अगर तुम्हें याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है जी, तो ये था हमारा वैक्यूल। फिर आती है हमारी प्यारी प्यारी ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल सी बात है, सबको पता होगा, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, सब जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। ठीक है जी, और अब इस प्यारी प्यारी माइटोकॉन्ड्रिया की शेप क्या है, सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप या सॉसेज शेप हो सकती है। सॉसेज किस तरीके से, इस तरीके की होती है सॉसेज। हाँ जी, इस तरीके की होती है सॉसेज। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबको पता है यार, पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, ये बताने की तो बात है नहीं। अगर साइंस का कुछ भी नहीं पता है तो ये तो ज़रूर पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बहुत मीम्स बनते हैं। बट अगर हम बात करें इसकी शेप क्या है, ये सॉसेज शेप्ड हो सकती है। ठीक है, सॉसेज शेप कुछ इस तरीके का देखा होगा सबने, सॉसेज क्या होता है, सॉसेज होता है, या सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है। अगर सिंगुलर बात कर रही हूँ, एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रियन बोल रहे हैं उसको। प्लूरल की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, नीड्स स्टेनिंग एज इट इज नॉट विजिबल विदाउट स्टेनिंग। स्टेन करना पड़ेगा। जब हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि हाँ, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को भी रंगना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं दिखता है ऐसे। ठीक है जी, मिस्टर इंडिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं दिखता है स्टेनिंग के बिना। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया है, एटीपी बनाने वाला। एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है सेल की, कि अगर मुझे एनर्जी चाहिए मैं किस फॉर्म में स्टोर करके रखूंगी। मैंने मेरी मेहनत की, मैं और उसको मैं किस फॉर्म में स्टोर करके रख रही हूँ मेहनत को, अगर मैंने की तो
पैसे की फॉर्म में स्टोर करके रखूंगी, मैंने मेहनत की तो पैसा कमाया। उसी तरीके से सेल ने एनर्जी बनाई। अब एनर्जी ऐसे तो नहीं कि आवारा पड़ी है कि हाँ आवारा रख देते हैं हम, तो चलो सेल में जैसे भी एनर्जी बनाई, उसको रखा गया किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जैसे कि पैसा हम अपनी मेहनत की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है जी। तो नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, जैसे कि मसल सेल। बेसिकली मसल सेल क्या है, मसल सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मैं चाहूँगी कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो, एनर्जी ना बने, नहीं चाहूँगी। तो मैं ये चाहूँगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मसल सेल को बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होगी, क्योंकि उसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड होगी। और एनर्जी कौन बना रहा है, एटीपी कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, तो ऐसे सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे कि मसल सेल का एग्जांपल है। मसल सेल को क्यों है, मान लो मैं जिम जा रही हूँ, तो अगर कोई जिम जा रहा है, ठीक है, अगर कोई जिम जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसकी मसल्स बहुत काम कर रही हैं, एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। अगर एक्सरसाइज कर रहा है कोई तो एक्टिव हो जाएगी हमारी मसल सेल्स, एक्टिव सेल्स है मसल सेल्स। अब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा तभी वो एनर्जी ज़्यादा बना पाएंगे। अगर कम नंबर होगा तो भाई साहब फटीग हो जाएगा इंसान जल्दी, क्योंकि एनर्जी बन ही नहीं रही है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होना चाहिए मसल सेल में, और ऐसे सेल्स में जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो एक्टिव सेल्स में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेल्स में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो ये दोबारा लिख दिया है मैंने पॉइंट, शेप सिलिंड्रिकल सॉसेज। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं दोबारा लिखा हुआ है, साइज 0.2 से 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, लेंथ जो होता है 1 to 4 माइक्रोमीटर। याद कर लेनी है ये चीज़ें, कोई ऐसे इसमें निमोनिक्स वगैरह या रटने वाला कुछ नहीं होता है, साइज याद रखना पड़ता है। साइज 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 4 माइक्रोमीटर, 5 बार लिखोगे याद हो जाएगा। लाइक स्मॉल बैक्टीरियल सेल, जब हम बैक्टीरियल सेल पढ़ते थे इतना ही होता था उसका भी, लाइक ठीक है इतना ही था। ठीक है जी। तो लाइक स्मॉल बैक्टीरियल सेल। हाँ जी। अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे कि हम पढ़ रहे थे जब फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो एक मैंने आउटर मेम्ब्रेन दिखा दी और एक ये इनर मेम्ब्रेन है। हाँ जी। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जिसको बोला गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है जी। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर इज लाइक दो चीजों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो आउटर और इनर के बीच में जो भी स्पेस है उसको बोला गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट। अब हम कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे क्यों बांटा है इसको कंपार्टमेंट्स में, वो बात कर लेते हैं। ठीक है जी। एक बोला है इनर कंपार्टमेंट, एक बोला है आउटर कंपार्टमेंट, और कौन बांट रहा है इनको, इनर मेम्ब्रेन बांट रही है। किस तरीके से, इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स। हाँ जी। मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसका पानी या उस जहाँ पे उसकी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स इज लाइक यही सिंपल सी चीज़ होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। तो उसका मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ठीक है। ओके। उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इनर और आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट बोला गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके इधर वाला बोला गया है आउटर कंपार्टमेंट, इसके इधर वाला बोला गया है इनर कंपार्टमेंट। दैट्स इट। ठीक है, यही है इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट का प्रोसेस। ठीक है। ओके। नाउ अगर हम बात करें क्रिस्टे की, व्हाट इज क्रिस्टे। अगर हम बात करें मीसोसोम्स में क्या बात कर रहे थे कि इनफोल्डिंग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और वो क्या करती है, हमारा सरफेस एरिया बढ़ा देती है। उसी तरीके से क्रिस्टे भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। हाँ जी। मीसोसोम्स क्या थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया थी, ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे, उसी तरीके से ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इनफोल्डिंग ज़्यादा चाहिए एंजाइम्स की सिक्रीशन के लिए या जैसा कुछ। ठीक है जी। क्योंकि स्ट्रॉम यहाँ जो है मैट्रिक्स है इसके अंदर रिएक्शंस होंगी। ओके। तो क्रिस्टे है इनफोल्डिंग्स। अब क्रिस्टे पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ प्रेजेंट है, F0 F1 पार्टिकल, जो क्या कर रहा है, एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। हाँ जी। F0 F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेसिस क्यों कर रहा है ये, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर होंगे उसके अंदर जो कि एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं। तो एटीपी सिंथेसिस कौन कर रहा है, F0 F1 पार्टिकल। हाँ जी। और एक गजब की बात, तुम्हें यहाँ डीएनए दिख रहा है। अब ये क्या मतलब है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऑर्गेनेल ही है, इसके अंदर डीएनए क्यों प्रेजेंट है।
हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स भी दिख रहे होंगे, आरएनए भी दिख रहे होंगे। हाँ जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट है। और अगर आरएनए प्रेजेंट है मतलब ये कुछ प्रोटीन्स खुद भी बना सकते होंगे, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस काम है। उसी तरीके से अगर राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है तो आराम से ये कर रहे होंगे प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी, राइबोसोम्स पड़े हैं, आरएनए भी पड़ा है, आरएनए ही तो लगेगा राइबोसोम्स पे, ऑब्वियसली ये कर सकता है प्रोटीन सिंथेसिस। बट अभी क्योंकि इतना एडवांस नहीं है कि भाई साहब सारे प्रोटीन्स ही खुद बना ले, तो बाहर से भी लेता है प्रोटीन्स। ऐसा नहीं है कि खुद ही बनाएगा प्रोटीन, मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नहीं ले रहा बाहर से कुछ, नहीं, बाहर से प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे। बट कुछ प्रोटीन्स है जो खुद बना लेगा और कुछ प्रोटीन्स है जो बाहर से लेगा, ठीक है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखो लिखा भी हुआ है लाइक स्मॉल बैक्टीरियल सेल, इसको एक स्मॉल बैक्टीरियल सेल मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, डीएनए भी वही सेम प्रेजेंट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल वो वाला सिंगल क्रोमोसोम वाला डीएनए प्रेजेंट होगा। हाँ जी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसको रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो ये F0 है, ये F0 पार्टिकल है जो तुम्हें यहाँ दिख रहा था इस तरीके से लगा हुआ। हाँ जी, ये F0 F1 पार्टिकल है। तो हाँ जी, अरे हाँ जी, तो ये क्रिस्टे में धसे हुए हैं, क्रिस्टे में लगे हुए हैं। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है F0 पार्टिकल। इसको इतना ही याद रखते हैं अभी तक, F0 पार्टिकल। और ये होता है F1 पार्टिकल। ये क्या है, हेड है, सर सा दिख रहा है यहाँ पे, सर सा दिख रहा है, इसको बोला जाता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज भी बोल सकते हैं इसको। हाँ जी, एटीपी सिंथेज बोल सकते हैं। एटीपी सिंथेज क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, हमें एनर्जी बनाने के लिए H+ का ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। H+ क्या होता है, हाइड्रोजन, सबको पता होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर। तो अगर मैंने उसके अंदर से वो निकाल दिया, अब क्या बन गया है, H+ प्रोटोन, प्रोटोन बोलते हैं उसको, एक प्रोटोन, उसके अंदर एक ही प्रोटोन प्रेजेंट हुआ। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल दिया, प्लस का साइन कब आता है, एक हाइड्रोजन था नॉर्मल, मैंने उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो H+ आ गया। अच्छा, ठीक है जी। ऑक्सीजन था, मैंने उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, O+ आ गया। अगर ऐड करूंगी तो ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन तो O-1 आ जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, इसीलिए हम -1 लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सब्ट्रैक्ट और प्लस उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आउटर जो अगर हम बात करें F0 की, तो ये F1 पार्टिकल है, ये घूमता है। अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, मैंने कहाँ बनाया है, हाँ जी ये रहा, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा F0, सॉरी क्या है ये, F1 है, हाँ F1 है ना, ये वाला हेड जो होता है F1 बोलते हैं, F1। याद कैसे रखेंगे हेड कौन सा होता है, वो कौन सा होता है। अगर हम बात करें हेड, हमारा हेड क्या है, नंबर 1 पे है, पहले सबसे पहले क्या दिख रहा है तुम्हें, हेड दिख रहा है, तो F1। बॉडी क्या है, बाद में दिख रही है, तो वो F0 है, F1 हेड है। हाँ जी, तो ये अगर कुछ हेड वाला स्ट्रक्चर है तो F1 होगा, ये क्या है, F0 होगा, ठीक है जी। तो ये हमारी दोनों मेम्ब्रेन्स है, ये क्रिस्टे वाली इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। अब इनके अंदर की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब यहाँ से हम H+ कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। H+ की कंसंट्रेशन अगर यहाँ ज़्यादा है तभी तो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम है। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया। अगर H+ की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है जी, H+ की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। अगर एरो बना दी है तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा। हाँ जी, अगर H+ की कंसंट्रेशन अगर यहाँ ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना पसंद करेगा, ठीक है जी। तो ये H+ कहाँ जाएगा, इसके यहाँ पर। और जब H+ जा रहा होगा, मूवमेंट हो रही होगी प्रोटोन की, प्रोटोन बोल रहे हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या रह गया है, सिर्फ एक प्रोटोन ही रह गया उसके अंदर, तो उसको एक प्रोटोन बोल दिया, ठीक है। अब एक प्रोटोन ऐसे निकल रहा है, तो ये हेड ये मान लो हेड है, ये उसकी टेल, ये वाला F0 पार्टिकल है, F1 हेड है, यहाँ से आ रहे हैं H+, इसके अंदर से H+ आ रहे हैं, तो ये हेड ऐसे घूमेगा, घूमेगा हेड और ATP बन जाएगी,
दैट्स इट, इतना ही समझना है अभी तो। बाकी डिटेलिंग में जब हम प्लांट फिजियो के बारे में पढ़ रहे होंगे, प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तब पढ़ेंगे कैसे होता है सब कुछ। बट अभी इतना ही समझते हैं कि ये है तो हेड घूमेगा और एटीपी बन जाएगा H+ की प्रेजेंस में। H+ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इनको बनाने के लिए, ये हेड घुमाने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो प्रोटॉन है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये F0 था, F1 था, इसीलिए बोला गया है एटीपी सिंथेज हेड को। हाँ जी। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बाइलेयर पोरिन्स प्रेजेंट, प्रोटीन एंटर्स फ्रॉम इट। पोरिन्स मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से प्रोटीन एंटर हो जाता है। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड, अरे यार दोनों ही लिपिड बाइलेयर की प्रेजेंट है, ये क्या मतलब है, ओके। सेपरेट आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट इन फोल्डिंग दिस क्रिस्टे। क्रिस्टे F0 F1 प्रेजेंट हो सकते हैं। जितने ज़्यादा क्रिस्टे होंगे उतने ही F0 F1 प्रेजेंट होंगे। अगर F0 F1 ज़्यादा प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में तो काफ़ी अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि एटीपी आराम से बना रहा होगा, ठीक है जी। तो इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में बांट रही है। अभी देख के आए हम, मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, तो ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया, ये इनर कंपार्टमेंट हो गया, तो इसलिए इनर मेम्ब्रेन बांटेगी ना, इनर मेम्ब्रेन वो बाउंड्री हुई। F0 चैनल F1 हेड बोथ हेल्प टू मेक ATP. Intermembrane space between outer and inner membrane. Matrix important enzymes for respiration. Krebs cycle जो कि हम respiration में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। DNA कौन सा होता है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट था। RNA राइबोसोम्स टू मेक OB 70S वाले होंगे। साइटोप्लाज्म में कौन से होते हैं, ATS वाले। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। क्यों परमिएबल, क्या होता है, किसी चीज को अंदर आने देना, तो कौन आने देगी अंदर, आउटर मेम्ब्रेन ही आने देगी। ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट के लिए भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी ये सेम बात है कि आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होगी। सिंपल सी बात है, बाहर क्या लगी हुई है, आउटर मेम्ब्रेन लगी हुई है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होगी चीज़ों के लिए, ओके, सिंपल सी बात है, ओके। देन वाई माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस बोले तो कुछ काम खुद कर सकती है, जैसे कि प्रोटीन्स बना रही थी खुद के, पर कुछ काम बाहर से करवाने पड़ेंगे, तो सेमी ऑटोनोमस खुद काम कर सकती है बट आधे अधूरे, ठीक है, पूरे काम नहीं कर सकती है। तो फ्यू प्रोटीन्स कैन बी सिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। रेस्ट ऑफ प्रोटीन्स जो होती है ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, बाहर से लेने पड़ते हैं। प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, यूज ऑक्सीजन सो इट रिक्वायर्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन करना खाने का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, फिर उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो ब्रेक डाउन करने को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन पे पूरा की पूरी चैप्टर है एक, तो उसको पढ़ रहे होंगे प्लांट फिजियो में। बट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एंड एनोरोबिक, ठीक है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन को यूज करना, ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक डाउन करना, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया है, ऑक्सीजन को यूज किया, उसको उसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में खाने को ब्रेक डाउन किया, फिर उसको एब्जॉर्ब करवाना है। एनॉर्बिक क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, उसकी प्रेजेंस में, अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं खाने की, उससे एनर्जी बना रहे हैं। सो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हमारी बॉडी में चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यूज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर, जब ये ऑक्सीजन यूज करता है लास्ट में एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और पानी भी बनता है, उस पानी को हमने बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर क्यों बना यार, सिंपल सी बात है, सारी रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, तो ये भी एक रिएक्शन है, तो क्या बन रहा है, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन चल रही है, तो मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है जी। हाउ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स, सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, एक बैक्टीरियल सेल की तरह अज्यूम करो। अगर एक बैक्टीरियल सेल है तो कैसे डिवाइड करता है, वो बाइनरी फिजन से। फिजन मतलब ये सेल है, ये दो भागों में कट गया, दो भागों में कटने के बाद इसने दो सेल्स बना लिए, ये सेल था, इसने दो सेल्स बना लिए, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, तो ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है नए नए, ठीक है जी। तो इसीलिए अगर कोई मसल सेल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से बन जाएंगे, ओके। हाँ जी, that's it for our theory part। हाँ जी, ये हमारी थ्योरी के लिए इनफ था पार्ट आज के लिए। हाँ जी, तो अब हम पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे चीजें। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी। सिंपल सी बात है, गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग हो रही है, उससे वेसिकल्स बनते हैं, उनका काम मॉडिफाई हो उसका काम
डिफाइन हो जाता है कि तुम लाइसोसोम्स हो तो तुम वेसिकल्स के अंदर क्या रखोगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रखोगे। तुम वैक्यूल्स हो तो कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे होगे, बट है हम वेसिकल्स ही सारे। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, लाइपेसेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए को भी डाइजेस्ट कर सकता है ये चीज। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, these enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid। ये लिखती है एनसीईआरटी लाइसोसोम्स के बारे में। बट क्योंकि पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन क्वेश्चंस पे कि 1 डिग्री लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, तो इसीलिए हमने उनके बारे में पढ़ लिया। हाँ जी, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटीरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूजफुल नहीं है सेल के लिए, बट हमने उसको बाहर निकालने के लिए हमने रख दिया वैक्यूल में। हाँ जी, वैक्यूल बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या सैप वैक्यूल की है, बट जो प्लांट सेल में हमारा नॉर्मल वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो सैप वैक्यूल ही होता है यार, वाटर प्लस मिनरल, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, तो इसीलिए टोनोप्लास्ट ऐसे कलेक्टिवली लिखते हैं ये टोनोप्लास्ट है। प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। हाँ जी, 90% वॉल्यूम लेते हैं और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स को साइड पे रखना पड़ता है। In plants, tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient। पंप लगे होते हैं। पंप क्या है? पंप बेसिकली तब लगा होगा जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। वैसे तो चैनल है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप पड़ा था। सोडियम पोटाशियम पंप कहाँ था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ तो पंप का हम कब यूज करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब बात होती है तब यूज करते हैं। तो वैक्यूल में कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा होती है, मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। In amoeba, contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion in many cells, as in protist। Very important point कि अमीबा में कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट है? कॉन्ट्रैक्टाइल। प्रोटिस्ट में कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल्स, by engulfing the food particles। Then we talk about mitochondria। Mitochondria सिंगल अगर हो तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, और प्लूरल है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बोल रहे हैं। स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करोगे तो नहीं दिखेगी। स्टेन कौन सा होता है? नाम ऐसे याद रख लो, ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन नाम का स्टेन होता है जो कि हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल में, या जो भी सेल ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रही है, उस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो considerable degree of variability is observed। Okay, typically it is sausage shaped or cylindrical shaped, having a diameter of 0.2 से 1 micrometer, average 0.5 micrometer भी हो सकता है, अच्छे से याद करना है इन चीज़ों को। एंड लेंथ कितनी है? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल, इसको बाद में देखते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड ल्यूमेन। मतलब ल्यूमेन क्या है? खाली जगह है यार, सिंपल सी बात है। जब एंडोप्लाज्मिक के बारे में पढ़ रहे तब हमने अच्छे समझा था ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो खाली जगह होगी उसको ल्यूमेन बोला गया है। तो ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। होमोजेनस, डेंस होमोजेनस क्या है? गाढ़ा है। होमोजेनस बोले तो एक होता है हेट्रोजेनस, एक होता है होमोजेनस। होमोजेनस जो उसके अंदर कॉम्पोजिशन होगी, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो साथ में अच्छे से मिक्स्ड बैठे हैं, साथ में उनका एक ही कॉम्पोजिशन बना हुआ है। हेटेरोजेनस क्या होगा? अलग अलग कॉम्पोजिशन है, अलग अलग सब्सटेंसेस है। जैसे कि होमोजेनस सब्सटेंस है तो उसके अंदर सारे कॉम्पोजिशन में एक ही सब्सटेंस, मतलब एक तरीके के सब्सटेंसेस होंगे जो अच्छे से मिक्स हो रखे हैं एक दूसरे के साथ। तो गाढ़ा है और होमोजेनस सब्सटेंस है। कॉल्ड द मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, जिसको सिंगल बोला जाता है क्रिस्टा, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। द क्रिस्टे इंक्रीज द सर्फेस एरिया, इनफोल्डिंग है तो सर्फेस एरिया इंक्रीज कर रहे होंगे। द मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। सेलुलर एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और ये आज हमारा लेक्चर था आज का। अब हम करेंगे पीवाईक्यूज। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 2019 का पीवाईक्यू है, Which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? Outer membrane is permeable to most ions and metabolites, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। Inner membrane is deeply infolded. Enzymes of the electron transport chain are embedded in the outer membrane. Mitochondrial matrix
कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोस्ट आयंस एंड मेटाबोलाइट्स। हाँ जी, होता है परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। हाँ जी। एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। न, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंजाइम्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती है, क्रिस्टे हमने देखा था, जहाँ क्रिस्टे प्रेजेंट है वहाँ पे F0 F1 पार्टिकल देखे थे, तो उससे याद रख सकते हो तुम कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स इनर, एंजाइम्स और इनर, तो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं एंजाइम्स, ठीक है। ओके, ये एंजाइम्स इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Which cell organelle is responsible for extracting energy from the carbohydrates to form ATP? Mitochondria। एनर्जी की बात हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। थर्ड क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, which one of the following organelle is semi autonomous and contain DNA? अरे यार क्या ही क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया। Which organelles contain their own DNA and divide independently? 2016 फेज 2 में पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई कहाँ से, गोल्जी कहाँ से, कौन सी? राइबोसोम्स भाई साहब, लाइसोसोम्स नहीं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, डीएनए खुद का प्रेजेंट, तो भाई खत्म कर दिया। पेरोक्सीसोम्स न, वैक्यूल्स नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डजंट कंटेन डीएनए? किसके पास नहीं है डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम के पास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही गलत है, गोल्जी में होता है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। हाँ जी। लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम फंक्शन ऑप्टिकली एट एसिडिक पीएच। हाँ जी, ये तो बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ही गलत है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं आएगा, गोल्जी बॉडी आएगा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं ये चीज़ें भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेलीज आ रही थी, कौन सी? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया न, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। जो नहीं है वो आंसर होगा। कौन नहीं है? पेरोक्सीसोम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तो पढ़ के आए यार, जब हम पहले पढ़ रहे थे तो कौन सा पढ़ी थी? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम हाँ जी। न्यूक्लियस भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज पेयर्स डजंट कंटेन डीएनए? कौन नहीं करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, लाइसोसोम एंड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज पेयर? यहाँ पे वैक्यूल नहीं आएगा, वैसे तो वैक्यूल के पास भी नहीं होता है, बट स्टिल चलो ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज डजंट कंटेन डीएनए? लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ और होगा, वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ऐसी जो भी हमारा जो आंसर था वो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और होगा, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और कुछ और होगा साथ में, या न्यूक्लियस वगैरह होगा। यहाँ पे ना हटा देते हैं इसको, न्यूक्लियस लिख लो यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो डजंट कंटेन डीएनए, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। हाँ जी। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन अ वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय? कौन कर रहा है? वैक्यूल कर रहा है, ठीक है। अब अरे हाँ जी, फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया AIPMT 2008 का। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट। देखते हैं। इज यूजुअली अ स्मॉल स्ट्रक्चर। अबे 90% ऑफ द वॉल्यूम ले रहा है और कहने हैं स्मॉल स्ट्रक्चर है। प्लेज नो रोल इन एनलार्जमेंट। अबे इतना अगर बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना मोटा आदमी प्रेजेंट है अगर कहीं, तो ऑब्वियसली एनलार्जमेंट तो होगी सेल की उसकी मदद से। डजंट स्टोर एनी सब्सटेंसेस। फिटे मुंह इनके। हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये वैक्यूल के बारे में सही स्टेटमेंट थी। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। और मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर, ये लेक्चर, ठीक है। अभी चैप्टर कंप्लीट होने में भी टाइम है। अभी DP मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी डाउट आए टेलीग्राम चैनल पर, बायोबडी का डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए बायोबडी के चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।